नमस्कार साथियों, आपका मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज की ये क्लास साइकोलॉजी के लिए है, मनोविज्ञान के लिए है, जिसमें हम मनोविज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करते हैं। ये प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं, पीछे की परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं। तो सबसे पहले आपका प्रश्न है मनोविज्ञान अध्ययन है। ये RPSC थर्ड ग्रेड टीचर एग्जाम 2009 में आया था। मनोविज्ञान अध्ययन है व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन, आत्मा का, आदतों का। तो किसका है? व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है। तो आपका 2 नंबर उत्तर है। वैसे भी उत्तर नीचे दिया हुआ है। मनोविज्ञान किसका अध्ययन है? व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है? औद्योगिक मनोविज्ञान, राजनीतिक मनोविज्ञान, विकृत मनोविज्ञान, असामान्य मनोविज्ञान। ये भी सेकंड ग्रेड मैथ एग्जाम 2011 के अंदर आया है कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है। तो और तो सारे क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत आ रहे हैं, लेकिन ये जो राजनीतिक विज्ञान है ये नहीं आ रहा है। तो आपका उत्तर क्या हो गया? 2 नंबर हो गया, राजनीतिक विज्ञान। आगे बढ़ते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर हाजिर है। प्रश्न तीसरा क्या है? मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? वुडवर्थ का, जेम्स ड्रेवर का, वॉटसन का, स्किनर का। तो इसमें आपका उत्तर है वॉटसन। मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। ये कथन किसका है? वॉटसन का है। मनोवैज्ञानिक वॉटसन ने कहा था कि व्यवहार का शुद्ध विज्ञान ही मनोविज्ञान है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है लैटिन शब्द साइको का अर्थ है। लैटिन शब्द साइको का अर्थ है। लैटिन शब्द साइको का अर्थ है। क्या अर्थ है? मन, चेतना, व्यवहार, आत्मा। तो लैटिन शब्द जो साइको है इसका अर्थ क्या है? आत्मा। क्या अर्थ है? आत्मा। और ये प्रश्न भी सेकंड ग्रेड संस्कृत में 2011 के अंदर आया था। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइकोलॉजी के। ये बार बार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है? निम्न में से कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है? तो पहला असामान्य मनोविज्ञान, औद्योगिक मनोविज्ञान, आर्थिक मनोविज्ञान, पशु मनोविज्ञान। तो मनोविज्ञान जो विस्तृत है उसकी चर्चा यहाँ पर हो रही है। तो जो आपका आर्थिक मनोविज्ञान है वो नहीं आता। तो उत्तर क्या हो गया आपका? 3 नंबर उत्तर हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न फिर आपकी स्क्रीन पर है और ये प्रश्न आपसे क्या कह रहा है? साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? अंग्रेजी, रूसी, लैटिन, स्पेनिश। तो ये आपकी भाषा कौन सी है? लैटिन। और ये प्रश्न भी सेकंड ग्रेड उर्दू एग्जाम 2011 में पूछा गया। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। साइकोलॉजी जो शब्द हैं इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है। अगला प्रश्न फिर देखिए आप। निम्न में से किसमें शिक्षा मनोविज्ञान उपयोगी नहीं है? निम्न में से किसमें शिक्षा मनोविज्ञान उपयोगी नहीं है? यह भी सेकंड ग्रेड उर्दू एग्जाम 2011 में पूछा गया है। बालकों में मानसिक अवस्था का पता लगाने में, शिक्षण विधियों के चयन में, छात्रों को अभिप्रेरित करने में, पशुओं का प्रयोग करने में, पशुओं पर प्रयोग करने में। यानी कि निम्न में से किसमें शिक्षा मनोविज्ञान उपयोग नहीं है? देखो, पशुओं पर शिक्षा मनोविज्ञान का क्या प्रयोग होता है? बिल्कुल नहीं होता। औरों में तो हो रहा है, लेकिन पशु में, शिक्षण विधियों में छात्रों की रुचि, अभिप्रेरणा, बालकों का मानसिक अस्वस्थता, इन सभी में होता है। लेकिन पशुओं का प्रयोग है या पशुओं पर जो प्रयोग है इसमें बिल्कुल नहीं होता। तो और तो उत्तर है, लेकिन ये नहीं है। और यहाँ पूछा है उपयोगी नहीं है, तो आपका उत्तर हो गया 4 नंबर। पशुओं पर प्रयोग शिक्षा मनोविज्ञान का भाग नहीं है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर हाजिर है और अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है? निम्न में से कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है? निम्न में से कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता? और तो आते हैं, लेकिन एक क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता। प्रायोगिक मनोविज्ञान, व्यक्तित्व मनोविज्ञान, असामान्य मनोविज्ञान, औद्योगिक मनोविज्ञान। तो ये चीज़ें आप पढ़ते हैं। असामान्य मनोविज्ञान, औद्योगिक मनोविज्ञान तो आते हैं मनोविज्ञान के अंदर। अब एक प्रायोगिक मनोविज्ञान भी आता है, लेकिन जो ये व्यक्तिगत है ये नहीं आता। तो आपका उत्तर हो गया 2। व्यक्तिक मनोविज्ञान है वह मनोविज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका 2 नंबर हो गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर हाजिर है।
अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन शिक्षक को इसलिए करना चाहिए ताकि, ये सेकंड ग्रेड हिंदी एग्जाम 2011 में पूछा गया है कि शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन शिक्षक को इसलिए करना चाहिए ताकि छात्रों को आसानी से प्रभावित कर सके, स्वयं को समझ सके, पशुओं पर प्रयोग कर सके, शिक्षण को अधिक प्रभावी बना सके। यानी क्या, छात्रों को आसानी से प्रभावित कर सके या स्वयं को, पशुओं को। शिक्षा मनोविज्ञान हमेशा शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने के लिए है। शिक्षण यानी टीचिंग, जो छात्रों को अध्ययन करवाया जाता है उसको प्रभावी बना सकते हैं। किसके अध्ययन से? शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन से। अगला प्रश्न फिर आपकी स्क्रीन पर आ गया है। अगला प्रश्न क्या है, वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन विषय है, वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन विषय है चेतना, मस्तिष्क, मानव व्यवहार, आत्मा। इनमें से कौन सा है? देखो समय समय पर ये चारों रहे हुए हैं, चेतना भी है, मस्तिष्क भी है, मानव व्यवहार है और आत्मा है, लेकिन वर्तमान में मानव व्यवहार शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन का विषय है। वर्तमान में मानव व्यवहार शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन का विषय है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, वर्तमान समय में मनोविज्ञान है, वर्तमान समय में मनोविज्ञान है मस्तिष्क का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान, चेतना का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान। ये सेकंड ग्रेड हिंदी एग्जाम 2011 में पूछा गया प्रश्न है। वर्तमान समय में मनोविज्ञान है मस्तिष्क का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान और चेतना का विज्ञान और आत्मा का विज्ञान। किसका है? व्यवहार का विज्ञान है। यानी वर्तमान में व्यवहार का विज्ञान है। इससे पहले आत्मा का विज्ञान चलता था, पहले चेतना का, मस्तिष्क का। इस प्रकार से ये क्रम बना रहा है। समय समय पर मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग राय दिए। तो वर्तमान में मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि वर्तमान में मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, व्यवहार के विज्ञान का अध्ययन करना ही मनोविज्ञान है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारी स्क्रीन पर हाजिर है और अगला प्रश्न क्या कह रहा है, शिक्षा के प्रति मनोविज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण योगदान निम्न में से कौन सा है? शिक्षा के प्रति मनोविज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण योगदान निम्न में से कौन सा है? देखो, अपने शिक्षा के महत्वपूर्ण लक्ष्यों का पता लगाना, व्यक्तिगत गुणों के आधार पर शिक्षार्थियों का विभाजन करना, मानव व्यवहार का ज्ञान प्रदान करना, अध्यापक द्वारा उचित शिक्षण विधियों को अपनाए जाने में सहायक होना। पीछे ऐसा प्रश्न आया था, ये सेकंड ग्रेड इंग्लिश एग्जाम 2011 में आया हुआ प्रश्न है, ये मेरे ध्यान में है, ये एग्जाम मैंने भी दिया था। तो आपका उत्तर है, शिक्षा के महत्वपूर्ण लक्ष्य नहीं है, व्यक्तिगत गुणों के आधार भी नहीं है, मानव व्यवहार का ज्ञान प्रदान करना भी नहीं। यहाँ पर है अध्यापक द्वारा उचित शिक्षण विधियाँ को अपनाए जाने में सहायक। उचित शिक्षण विधियाँ यानी पढ़ाने के लिए जिन विधियों का प्रयोग होता है, अच्छी विधियाँ होती है, उसके लिए इसका योगदान रहा। किसका? शिक्षा के प्रति मनोविज्ञान का। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न फिर आपकी स्क्रीन पर हाजिर है। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी समस्या शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में आती है? शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में कौन सी समस्या आती है? शिक्षकों की अनुपस्थिति, शिक्षा के गिरते स्तर, विद्यालय बच्चों का कम और शैक्षिक पिछड़ापन। यानी क्या कहा गया, समस्या शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में आती है। शिक्षकों की अनुपस्थिति, ये कोई शिक्षा मनोविज्ञान नहीं है भाई। कि शिक्षा का गिरता स्तर, ये भी नहीं है। विद्यालय में बच्चों का कम होना भी नहीं है। लेकिन शैक्षिक जो पिछड़ापन है, ये आपका उत्तर है। तो उत्तर नंबर 4 है। नहीं, शिक्षा के क्षेत्र में जो पिछड़ापन है उसी की बात हो रही है यहाँ पर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर हाजिर है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कक्षा में प्रेरणा युक्त वातावरण बनाने हेतु अध्यापक को निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए? देखो, प्रश्न ढंग से पढ़ो। कक्षा में प्रेरणा युक्त वातावरण बनाने हेतु अध्यापक को निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए? तो 3 तो ऐसे कार्य होंगे जो करने चाहिए और 1 ऐसा कार्य होगा जो नहीं करना चाहिए। तो आपको नहीं करने वाला क्या? प्रेरणा युक्त वातावरण। तो मैं प्रश्न को ऊपर कर रहा हूं तो आपके कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। प्रेरणा युक्त वातावरण की चर्चा चल रही है, थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूं, मैं नीचे ले लेता हूं इस प्रश्न को। यहाँ देखो, कक्षा में प्रथम आने वाले बालक को कमजोर बालकों की सहायता अवसर। देखो, कक्षा में प्रथम आने वाले बालकों को कमजोर बालकों की सहायता करने के लिए अवसर देना। कक्षा में प्रथम आने वाले बालक की प्रशंसा करके कमजोर बालकों और मेहनत करने के लिए प्रेरित करने का प्रयास करना। देखो, जो प्रथम आ रहे हैं उनको आधार बनाकर कमजोर बालकों को और मेहनत करने के लिए प्रेरित करना है। कमजोर बालकों का ध्यान लक्ष्य की ओर स्पष्ट करना, कमजोर बालकों की प्रशंसा करने के अवसरों का अधिक से अधिक प्रयोग करना। तो यहाँ पर बात यही है 2 नंबर वाली, कि जो प्रथम बालक आ रहे हैं उनको आइडियोलॉजी मानकर, उनको आदर्श मानकर
अन्य विद्यार्थियों को, कमजोर विद्यार्थियों को कहना चाहिए देखो ये भी प्रथम आया है, तुम अधिक मेहनत करोगे तुम भी प्रथम आओगे। तो आपका उत्तर नंबर हो गया 2। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर हाजिर है और अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ को सबसे अधिक सही ढंग से प्रकट करता है। यह भी सेकंड ग्रेड विज्ञान परीक्षा 2011 में पूछा गया प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ को सबसे अधिक सही ढंग से प्रकट करता है। पहला, यह व्यक्ति के मन के अध्ययन का विज्ञान है। दूसरा, ये व्यक्ति के अनुभव का विज्ञान है। तीसरा, इसका संबंध केवल व्यक्ति की सामाजिक प्रक्रियाओं से है। ये शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। तो बिल्कुल स्पष्ट नजर आ रहा है उत्तर नंबर 4 कि शिक्षा मनोविज्ञान है, ये शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आदान प्रदान करता, आधार प्रदान करता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और अगला प्रश्न आपका क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है क्योंकि ये केवल विज्ञान का अध्ययन करता है। शिक्षा मनोविज्ञान में केवल सूचनाओं के आधार पर सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। शैक्षिक वातावरण में अधिगमकर्ता के व्यवहार का वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से अध्ययन किया जाता है। अधिगमकर्ता कौन होता है? विद्यार्थी, पढ़ने वाला जो सीखता है ना, वो शैक्षिक वातावरण में अधिगमकर्ता के व्यवहार का वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से अध्ययन किया जाता है और एक इसमें केवल विद्यार्थियों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो आपका उत्तर नंबर 3 है भाई, इसमें अधिगमकर्ता के जो व्यवहार के वैज्ञानिक विधियों है, या सॉरी इसमें क्या कहा गया कि अधिगमकर्ता के व्यवहार का वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से अध्ययन किया जाता है। तो ये आपका उत्तर है 30। अगला देखो प्रश्न आपकी स्क्रीन पर हाजिर है और प्रश्न क्या है, शिक्षक को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जितना अधिक ज्ञान होता है उतना ही अधिक वह जानता है कि कैसे पढ़ाया जाए। यानी शिक्षक को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जितना अधिक ज्ञान होता है उतना ही अधिक वह जानता है कि कैसे पढ़ाया जाए। ये किसने कहा था? स्किनर, मोंटेसरी, कोल्सनिक, क्रो एंड क्रो। तो ये कहा था आपको मोंटेसरी ने। किसने कहा था? मोंटेसरी का ये कथन है कि शिक्षक को जितना ही मनोवैज्ञानिक अध्ययन होता है वो उतने ही अच्छे ढंग से पढ़ाएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान में किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान में किया जाता है, क्या किया जाता है? शिक्षा मनोविज्ञान में किया जाता है बालक की विशेष योग्यताओं का अध्ययन, बालक की विशेष योग्यताओं का अध्ययन, बालक के वंशानुक्रम और वातावरण का अध्ययन, बालक की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन, उपयुक्त सभी। तो बिल्कुल आपका उत्तर चौथा है, यानी सभी बातें हैं शिक्षा मनोविज्ञान। बालक की विशेष योग्यताओं का भी अध्ययन होता है कि बालक की के अंदर क्या क्या योग्यता है, गेम्स एक्टिविटी है या अन्य जैसे कल्चरल प्रोग्राम में भाग ले सकता है या जैसे कोई सृजनशीलता है। इस प्रकार बालक के वंश अनुक्रम और वातावरण का भी ध्यान रखा जाता है, बालक की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का भी अध्ययन किया जाता है। तो सभी उत्तर है इसका। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर फिर हाजिर है। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, शिक्षकों को अपने शिक्षण में उन मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग करने के लिए तैयार रहना चाहिए जो सफल शिक्षण और प्रभावशाली अधिगम के लिए अनिवार्य है। किसका कथन है? ऐसे कथन तो आपको रटने ही पड़ते हैं, वैसे भी समझ लो तो अच्छा होता है कि शिक्षक को अपने शिक्षण में उन मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग करने के लिए तैयार रहना चाहिए जो सफल शिक्षण और प्रभावशाली अधिगम के लिए अनिवार्य है। ये किसका कथन है? स्किनर, मेलवी, एलिस क्रो एंड रायबर्न। तो ये आपका कथन है एलिस क्रो का। किसका कथन है? एलिस क्रो का। क्या कह रहा है एलिस क्रो? शिक्षकों को अपने शिक्षण में उन मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग करने के लिए तैयार रहना चाहिए जो सफल शिक्षण और प्रभावशाली अधिगम के लिए अनिवार्य है। सफल शिक्षण यानी आप पढ़ा रहे हैं वो सफल होना चाहिए और पढ़ाने का तरीका है, बच्चे सीख रहे हैं, वो अधिगम भी आपके लिए अनिवार्य है, प्रभावशाली होना चाहिए। ये बात एलिस क्रो ने कही थी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर हाजिर है और अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ का विश्लेषण करने हेतु स्किनर ने तथ्य अंकित किए। शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र मानव व्यवहार है। शिक्षा मनोविज्ञान खोज एवं निरीक्षण से प्राप्त किए गए तथ्यों का संग्रह है। शिक्षा मनोविज्ञान में संग्रहित ज्ञान को सिद्धांतों का रूप प्रदान किया जाता है या उपयुक्त सभी। तो ये सभी बातें अच्छी है। तो आपका उत्तर हो गया 4 नंबर कि शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ का विश्लेषण करने तो स्किनर ने क्या क्या तथ्य अंकित किए? तो सारे हैं भी, यानी शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र मानव व्यवहार है, शिक्षा मनोविज्ञान खोज एवं निरीक्षण से प्राप्त किए गए तथ्यों का संग्रह है, शिक्षा मनोविज्ञान में संग्रहित ज्ञान को सिद्धांतों का रूप प्रदान किया जा सकता है।
अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर हाजिर है और अगला प्रश्न क्या कर रहा है, मूल प्रवृत्तियां संपूर्ण मानव व्यवहार की चालक है, किसने कहा था? मूल प्रवृत्तियां संपूर्ण मानव व्यवहार की चालक है। जो मूल प्रवृत्ति होती है इंसान की, वो मानव व्यवहार की चालक है, ड्राइवर है, वही उसको ले जाती है। मैकडूगल, मेलवी, स्किनर, प्रोफेसर भटनागर। कौन है आपका? मैकडूगल। उत्तर नंबर 1 है मैकडूगल। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर हाजिर है। विज्ञान की विधियों की मुख्य विशेषताएं हैं। विज्ञान की विधियों की मुख्य विशेषताएं हैं विश्वसनीयता, यथार्थता, निष्पक्षता, उपयुक्त सभी। विज्ञान की विधियों की मुख्य विशेषताएं हैं विश्वसनीयता, यथार्थता, निष्पक्षता। इनमें से कौन सा उत्तर है भाई आपका? विज्ञान की विधियों की मुख्य विशेषताएं, विश्वसनीयता है विज्ञान के अंदर, यथार्थ भी है और निष्पक्षता है। जैसे मान लो जैसे अपने बात करते हैं विज्ञान की, जैसे पानी है वो 100 डिग्री तापमान पर उबलता है, ये बात हमें विज्ञान कहती है, तो हमें विश्वास है कि 100 डिग्री तापमान पर उबल जाएगा, ये यथार्थ मतलब सच है। और निष्पक्षता है मतलब ये नहीं है कि मान लो कि आपने एक स्टोव पर पानी गर्म करने के लिए चढ़ा दिया और मैंने भी चढ़ा दिया, मेरे वाला तो 100 डिग्री पर उबल गया लेकिन आप वाला नहीं उबल रहा है, यानी पक्षपात हो रहा है, कुछ नहीं। यहाँ पर निष्पक्षता करने का मतलब आपका उत्तर क्या है? 4 नंबर। 4 नंबर आपका उत्तर सही है, यानी ये सभी बातें अच्छी है विज्ञान के लिए। विज्ञान विश्वसनीयता है, यथार्थ है और निष्पक्ष है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर हाजिर है कि मनोविज्ञान शिक्षक को अनेक धारणाएं और सिद्धांत प्रदान करके उसकी उन्नति में योग देता है। मनोविज्ञान शिक्षक को अनेक धारणाएं और सिद्धांत प्रदान करके उसकी उन्नति में योग देता है। ये कथन किसका है? कोलेस्निक, कुपुस्वामी, ब्लेयर, गैरिसन व अन्य किसका है? तो यहाँ पर आपका उत्तर है कुपुस्वामी, जो भारत के मनोवैज्ञानिक कह रहे हैं कि मनोविज्ञान शिक्षक को अनेक धारणाएं और सिद्धांत प्रदान करने उसकी उन्नति में योगदान देता है। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, कौन सी विधि मनोविज्ञान की परंपरागत विधि है? कौन सी विधि मनोविज्ञान की परंपरागत विधि है? प्रयोगात्मक विधि, निरीक्षण विधि, आत्मनिरीक्षण विधि, मनोविश्लेषण विधि। कौन सी विधि मनोविज्ञान की परंपरागत है? तो आपको देखना उत्तर कि प्रयोगात्मक विधि है या निरीक्षण है या आत्मनिरीक्षण है या मनोविश्लेषण। तो कौन सी विधि है? आत्मनिरीक्षण विधि है, वो आपकी परंपरागत विधि है। तो विद्यार्थियों, आपकी ये क्लास यहाँ संपन्न हुई। अगली क्लास में मिलेंगे और आप हमारी सोशल साइट से जुड़ सकते हैं, जिसके लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर दिए गए हैं। टेलीग्राम चैनल को भी आप अटेंड कर सकते हैं, इसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे आप लाइक करें, वीडियो को आगे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन क्लिक करें। आपने इस क्लास को अंत तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।